नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम में संप्रति। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी चिंता युवाओं की है वो है कि रोज़गार कैसे उनको मिले, और रोज़गार को लेकर बड़े पैमाने पर पूरे देश में बहस होती है। झारखंड में भी रोज़गार को लेकर कई सारी बहसें होती रही हैं और युवाओं का हर बार अभियान चलता है कि उन्हें कोई रोज़गार मिल जाता, वो स्वरोज़गार उन्हें मिल जाए या कुछ भी ऐसा काम करें जिससे उनका घर परिवार चल सके और जो पढ़ाई उन्होंने की है उसका उनको फ़ायदा मिले। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि जो झारखंड के युवा हैं उनको रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, वो कैसे अपना स्टार्टअप्स कर सकते हैं, कैसे नौकरियां पा सकते हैं और भी तमाम मुद्दे जिससे उनके घर का गुजारा हो। और इस पर बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को बुलाया। ये दोनों वैसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने स्टार्टअप किए और झारखंड में काफ़ी नाम कर रहे हैं, इनकी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं। तो इसलिए भी इन लोगों को बुलाया कि वैसे उदाहरणों से आपकी मुलाकात कराई जाए जिन लोगों ने खुद का काम शुरू कर दिया है और वो सफल हैं पिछले कुछ सालों से रांची में और झारखंड में काम करते हुए। और पहले भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में इनमें से कुछ लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं शुभम जायसवाल साहब का, जो कबाड़ी.com एक बड़ा ही खूबसूरत नाम है। इसका स्टार्टअप इन्होंने किया और आज ये सक्सेसफुल है। रांची के अलावा जमशेदपुर में भी इनका काम चल रहा है। वैद्यनाथ उरांव जी का जो अपेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं और ये भी इन्होंने खुद भी स्वरोजगार किया और कई युवाओं को रोज़गार दिया है। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुभम जी, पहले तो हम आपकी ही कहानी जानना चाहेंगे कि आपने जब कबाड़ी.com के बारे में सोचा था तो आपको क्या लगा था, क्या इतना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और अब आप जहाँ पर हैं वहाँ आपको कैसा लगता है? सबसे पहले जोहार सर। कबाड़ी.com का स्टार्ट तो हम लोग 4-5 साल पहले ही किए थे और ये देखा जाए स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड काम है सर। और उस समय 2017 में जब स्टार्ट किए थे तो उस समय बहुत जोर से प्राइम मिनिस्टर का हमारा चल रहा था स्वच्छ भारत मिशन। तो हम लोगों को आइडिया एक आया कबाड़ी से लेके कि कबाड़ी में भी कुछ स्कोप है। तो हम लोग ने इसके बारे स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जितना भी प्लास्टिक, कागज़, मेटल, जितना भी स्क्रैप होता है उसको सेग्रीगेशन कलेक्शन का काम हम लोग ने किया। और एक स्वच्छ भारत मिशन से ही हम लोग को आइडिया आया और अब गांधी जी का आइडिया को मतलब हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। उनका जो सपना था, ड्रीम था, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, उनका ड्रीम को फुलफिल करके अब हम लोग गांधी भी कमा रहे हैं, मतलब गांधी से गांधी कमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अब जब जमशेदपुर में आपने अपना काम बढ़ाया तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस है इसका? सर अभी स्टार्टिंग है हमारा जमशेदपुर में। काफ़ी लोग अवेयर भी हो रहे हैं इस स्क्रैप को लेके, रिसाइकलिंग प्रोसेस को लेके, सेग्रीगेशन प्रोसेस को लेके थोड़ा थोड़ा लोग अवेयर हो रहे हैं, तो काम थोड़ा बढ़ रहा है सर। वैद्यनाथ जी, आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। जी सबसे पहले तो जोहार। और हम लोगों ने बेसिकली मैंने दिल्ली से पढ़ाई किया और उसके बाद फिर मैंने जॉब भी किया था। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे रांची में मैं अपना स्टार्टअप कुछ करूँ, तो 2018 से मैंने अपना स्टार्टअप किया और उसके बाद से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम लोग रिसेंटली में पटना में भी स्टार्ट किए हैं काम और दोनों अभी बिहार झारखंड को भी कवर कर रहे हैं। तो क्या काम करते हैं आपकी कंपनी? हम लोग देखिए, हम लोग का बेसिकली क्या है कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, उनको अपना मैनेज करने के लिए उसको अपना सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उस तरीके का सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं और इंस्टीट्यूट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये डर नहीं लगा कि जब नौकरी छोड़ के आ रहे थे कि क्या पता करेंगे क्या होगा? डर तो लगा, लेकिन डर के आगे जीत है। तो शुभम जी, अब जो मतलब जो यूथ है आज का, जैसे आप लोग ने स्टार्टअप्स किए, वो सक्सेसफुल काम करें आप लोग पिछले कई सालों से, जो नए ज़माने के लोग हैं जो पढ़ाई के बाद उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सवाल है, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, वैसे यूथ को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं और कितने यूथ अभी काम कर रहे हैं आपके साथ? हमारे टीम में करीब 35 से 40 मेंबर्स हैं। वो लोग सबका डिवाइड किया हुआ है, कुछ मार्केटिंग में है, कुछ कलेक्शन में है, कुछ सेग्रीगेशन में है, तो सबका पार्ट अलग अलग है। 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात है, ये जो कबाड़ी है सर, स्क्रैप है, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था सर? मैंने ये कहा था कि जो लड़के पढ़ाई के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, कैसे वो इनकरेज हो स्टार्टअप से लेके, ये मैं पूछ रहा था। सबसे पहले होता है कि कोई भी जो भी आइडिया हो, पढ़ के आए हैं, उनका ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो देखे तो मैं काम स्टार्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। कुछ भी काम करने के लिए पहले कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप हो, पहले खड़ा करना चाहिए, फिर उसके बाद बड़ा करना चाहिए। लोगों का दिमाग होता है कि नहीं सबसे पहले मैं बड़ा करूँ, तो पहले स्टेप बाय स्टेप खड़ा हो
फिर दौड़ो आप, पहले फिर आपको बड़ा करो। खड़ा करना होगा, फिर आप पहले उसको खड़ा बड़ा करो। करने की कोशिश बिल्कुल करिए। बिल्कुल। आज का यूथ भी यही है कि भाई कोई यूट्यूब देख के एकदम चार्जअप हो गए और ये काम स्टार्ट कर दिए, लोन ले लिए, फादर से ले लिए, पेरेंट्स से ले लिए, उसके बाद सारा लॉस हो जाता है, फिर वही आके स्टार्टअप फेल हो जाता है। यही रीजन है कि हमारे स्टार्टअप को डीप नॉलेज नहीं हो पाता है और शुरू से ही बड़ा सोचने लगते हैं कि भाई बड़ा कर लेंगे। तो वही हमारे साथ हुआ कि स्टेप बाय स्टेप चले। मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बिजनेस करें पहले खड़ा करें, फिर बाद में बड़ा करें। अच्छा, जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, जब आपने कबाड़ी.com के बारे में सोचा, तो आपको लगा कितना रिस्पांस मिलेगा और लोग आएंगे? क्योंकि कबाड़ी तो लोग ऐसे ही सड़क आ जाता है घर पे और लेके चला जाता है और बिक जाता है वो। जी सर, ये कबाड़ी से रिलेटेड मेरे पेरेंट्स भी जब मैं स्टार्ट किए, शुरू में तो मेरे पेरेंट्स हाथ खड़ा कर दिए कि बेटा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी सर, मेरे फादर का ये कहना था कि बेटा मैं जब लड़की मांगने जाऊंगा तो मेरा बेटा MBA करके कबाड़ी का काम करा, क्या हाथ मतलब लड़के का पापा के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा कि मेरा बेटा कबाड़ी का काम करता है, लोग हंसेंगे। तो बहुत मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था अपना लाइफ को कि कबाड़ी का। लेकिन इस पर मैं स्कोप लाया सर। जो भी कबाड़ी था, हम लोग जैसे रेस्टोरेंट में एक मेन्यू होता है उस तरह का हम लोग चार्ट, रेट चार्ट रखा है। प्लास्टिक का जितना भी कॉपी, किताब, न्यूज़पेपर, ई वेस्ट का, मेटल का, सारा हम लोग रेट चार्ट, बिल्कुल स्कोप नया लेके आया और एक नया जर्नी है सर इसके कबाड़ी का। ये तो ये इन चीज़ों को आप कहाँ बेचते हैं? सर ये अभी हम लोग प्रेजेंट में इसको रिसाइकलिंग, सारा प्रोडक्ट आज रिसाइकलिंग हो जाता है सर। प्लास्टिक से गल के फिर से प्लास्टिक बन रहा है, कागज फिर से गल के बन रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम लोग रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं सर, केवल हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन करने के बाद सेग्रीगेशन कर रहे हैं, सेग्रीगेशन के लिए फर्दर रिसाइकलिंग के लिए हम लोग दूसरे फैक्ट्री में भेज रहे हैं सर। अच्छा, रिसाइकलिंग आप कहीं और से करा जी, कैसे और जो ऑथराइज रिसाइकलर है उनसे करा रहे हैं सर। वैद्यनाथ जी, आप लोग कैसे अपने स्टार्टअप को बढ़ाया अपने पिछले 4-5 सालों में? देखिए, बेसिकली तो हमारा डिजिटली से रिलेटेड है, क्योंकि अभी जितनी भी कंपनियां ओपन होती है उन लोगों को वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, इन सब का नीड होता है। तो मार्केट काफ़ी बड़ा है इसका। तो हम लोग भी आ गए यहाँ पे रांची में, और रांची में अगर देखें तो बहुत कम ही कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है और अच्छे से रन कर रही। क्योंकि अगर देखें तो ये जो कोविड सेशन जो आया था, इस बीच बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बट हम लोग अभी भी चला रहे हैं और काफ़ी अच्छे से रन कर रहे हैं। तो एक ये चैलेंज नहीं लगा कि सॉफ्टवेयर की तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं? देखिए, अगर हम लोग देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियों का रेट भी उसी तरीके का होता है, और अगर हम लोग देखें तो लोकल मार्केट में हम लोग काम करें तो हमारा रेट इसी मार्केट के हिसाब से होता है। तो आप लोग जो अपने पार्टनर्स को चुनते हैं, जो यूथ आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जिनको आपने दिया हुआ है, वो कौन से लोग हैं, उनको कैसे चुना, वो कितने जो हैं काम के लायक हैं आपके? देखिए, हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं, जैसे कोई भी BCA या MCA के स्टूडेंट होते हैं, हम लोग उन लोगों के जनरली काम पे रखते हैं या हायर करके रखते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी और प्रोग्रामिंग कर नहीं सकता। तो कितने लोगों की टीम अभी आपकी है? अभी हमारे पास 25 to 26 की टीम है। और कितना काम मिल जाता है आपको? काम अगर हम लोग देखें तो मंथली के हिसाब से लगभग अप्रॉक्स 100 काम्स मिल जाते हैं। तब तो काफ़ी अच्छा है कि आप रांची शहर में रह के 100 अगर काम आपको मिल रहा है तो जो आज का यूथ है जो MBA करता है या MCA करता है या फिर दूसरी पढ़ाइयाँ करता है, और कुछ लोग तो चले जाते हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करने, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमको अपना स्टार्टअप करना चाहिए, वैसे लोगों को क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए स्टार्टअप शुरू करते वक्त? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे लाइन में अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो उन लोगों को कुछ दिन जॉब करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग जॉब करते हैं तो ट्रेंड हो जाते हैं। अगर 1 या 2 साल जॉब करेंगे तो मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्लाइंट को क्या नीड चाहिए, वो सब चीज़ समझने में उन लोगों को टाइम लगता है। और बेसिकली उनको फोकस एक चीज़ पे करना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि अगर हम सॉफ्टवेयर पढ़ लिए तो सॉफ्टवेयर के अलावा किसी और लाइन में हम चल जाएं, रेस्टोरेंट खोल लें, तो रेस्टोरेंट भी हम लोग सॉफ्टवेयर जैसा नहीं चला सकते, तो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो बेसिकली जो उनका एक्सपर्टीज़ है उसी एरिया में उनको फोकस करके चलना चाहिए। अच्छा, और पढ़ाई के वक्त शुभम जी क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चों को जब MBA वगैरह करते हैं? कि आप लोगों ने तो पढ़ाई भी अच्छी की। जी सर, पढ़ाई से केवल नहीं रखना चाहिए कि मेरे को जॉब ही करना है। उसको फील्ड, जिस फील्ड में उसको इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में उसको जाना चाहिए और उसका मास्टर बनना चाहिए सर, कोई भी फील्ड हो उसका। कितना डिफिकल्ट होता है जब आपको लगता है कि हम एक नौकरी कर रहे हैं, हमने अच्छी पढ़ाई की है और हम एक छोटे से शहर में आके अपना काम शुरू करने वाले हैं? कितना डिफिकल्ट है, कितना चैलेंजिंग? जॉब के लिए जब हम लोग MBA करके आए थे, जब मैं अपना एक्सपीरियंस में बताता हूँ, यहाँ पे 10-15 हज़ार की जॉब नहीं मिली सर। स्टार्टिंग में जब यहाँ मैं दिल्ली से जब शिफ्ट रांची किया अपने घर होम टाउन में, तो 15 हज़ार की भी जॉब नहीं मिल रही थी सर। तो मुझे कुछ लगा कि कुछ स्टार्ट नया करना है, तो अभी टीम में सारे लोग काम कर रहे हैं सर, अच्छा लगता है, इनको रोजगार भी दे रहे हैं।
और जो नए लड़के हैं जो अभी पढ़ाई करें, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने अनुभवों से उनको कौन से केवल गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं बैठना चाहिए सर। कुछ अपना भी स्टार्टअप, कुछ अपना भी आइडिया लेके आना चाहिए। बहुत स्कोप है सर, अभी इंडिया में ले जाए बहुत सारे स्कोप है। आप देख रहे हैं अगर छोटा काम लोग पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि नहीं छोटा काम करेंगे तो लोग हंसेंगे, क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, उनका टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो कहना है कहना चाहिए, छोटा ही काम से स्टार्ट करना चाहिए और एक छोटा से ही बड़ा स्टार्टअप कर सकता है सर। तो माइंडसेट लोगों को चेंज करना होगा सर कि हम MBA कर लिए, हम BTech कर लिए, हम MTech कर लिए तो नहीं भाई छोटा काम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं काम करेंगे। थोड़ा सा उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं और छोटा से भी कुछ इनोवेशन आइडिया लेके काम कर सकते हैं सर। अच्छा, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे आप लोगों ने जब कबाड़ी.com की शुरुआत की और यहाँ पे कबाड़ी का अलग व्यवसाय था, साइकिल पर लोग लेते हैं, ठेले पर और लेके बेचते हैं, यहाँ करते हैं, तो लोगों को उनका दिमाग चेंज करने में, लोगों को कन्विंस करने में कितना वक्त लगा और अब कहाँ पर आप सर ये काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि हम लोग पहले भी कबाड़ी लोग बेचते थे, ठेले वाला को, ये वाला को, लेकिन हमारे और उसके में अंतर है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप बुकिंग एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो जहाँ हम लोग पढ़े थे उसमें सारा दिमाग अपने बिजनेस में लेके आए। तो अब क्या कि ऑनलाइन हो गया, आप घर बैठे भी हैं तो ऑनलाइन बुक करें, आपके घर में आएगा, प्रॉपर वेट करेगा। और जो भी जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला आता है सर, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं जॉब के लिए यहाँ पे रांची में भटक रहा था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक रिक्शा वाला को मैंने बताया, थोड़ा सा लंबा है, एक नहीं बिल्कुल बताइए, ठीक है 1 मिनट मैं बताऊँ। एक रिक्शा वाला को मैं बुलाया कि भाई कुछ काम करना है, आप करोगे? मैं बोला 8-10 हज़ार दूंगा, मैं कुछ काम करना है। मैं इसी वर्बली उससे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं 25 से 30 हज़ार ठेला से कमाता हूँ, तो आपके यहाँ 8 से 10 हज़ार का नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सारे मतलब 25-30 जितने भी वेंडर रिक्शा वाला जो घूमते हैं घर से घर, तो उनसे मैं पूछा तो सारे का यही था कि मैं 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार कमाता हूँ और मैं अपने आप में मैं सोच रहा हूँ कि मैं MBA करके मुझे 15 हज़ार का जॉब नहीं मिल रहा है और वो आदमी जिसके शरीर से बदबू आ रहा है वो 30 से 40 हज़ार कमा रहा है। तो मुझे आया कि भाई इसमें क्या है। जब मैंने जानने का कोशिश किया तो आदमी के पास, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि कबाड़ी को कहाँ पे सेल करें। जो भी रेट दिया, 100-200 भी दिया तो लेके चले जाते थे और एक्चुअल में उसका 1000 रुपये का स्क्रैप भी है तो 200 रुपये। आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं था और उसके पास वो निगोशिएट करता ही नहीं था, वो उठा के ले जाता था तो उसको अच्छा मार्जिन आ जाता था। तो हम लोग को आइडिया यहीं से आया कि भाई वहाँ से भी हम लोग रोजगार लेके आए उस चीज़ को और लोगों का जो प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनका वेट वगैरह का भी वेइंग स्केल भी उन लोग प्रॉपर वेट नहीं करते थे और सही जगह से पहुंचाते भी नहीं सर। अब मान के चलिए जो भी ई-वेस्ट वगैरह कीट वगैरह है तो वो लोग हम लोग सही रिसाइकलर के पास देते हैं और उनका जो वैल्यूएबल नहीं होता उनको रास्ते में फेंक देते हैं, कहीं डंप कर देते हैं, तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है सर। ई-वेस्ट का कितना बड़ा कबाड़ है, कितना वैल्यू है? ई-वेस्ट का मार्केट में निकलता है सर, रांची में आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोबाइल हो गया, CPU हो गया, ये सभी वेस्ट है जो गवर्नमेंट कलेक्शन कराती है इसको। अच्छा, और जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं तो ज़्यादातर झारखंड और बिहार से राज्यों में या उड़ीसा या जो आसपास के बंगाल वगैरह, बंगाल तो तब भी कलकत्ता की वजह से काफ़ी समृद्ध है, लेकिन जो बिहार है या जो रांची झारखंड है, किस तरह के सॉफ्टवेयर में लोगों की रुचि है, क्या चाहते हैं लोग? जैसे नॉर्मली क्या है कि अपनी बिजनेस को बस मैनेज करने के लिए जनरली सॉफ्टवेयर वो लोग बनवाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको रांची में आपको कंपनी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते, जैसे आप चल जाते गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, तो इन सब जगहों पे आपको सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हम लोग का फोकस छोटे शहर ही है, तो हम लोग वहाँ से काम उठाते हैं और यहाँ से डिलीवर करते हैं। तो जब आपने शुरू किया अपना काम तो उसकी कुछ कहानी बताइए 1 साल की कि कहाँ दिक्कतें हुई, कभी लगा कि भाई करें नहीं करें, कैसे? शुरू में तो हम लोग को लगा, क्योंकि इससे पहले मैं एयरटेल में था गुड़गांव में, तो वहाँ सैलरी पैकेज भी अच्छा था और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। और जब मैं वहाँ से यहाँ पे आया अपना स्टार्टअप करने के लिए, तो पेरेंट्स तो पहले तो नाराज़ हुए कि भाई तुम इतना अच्छा सैलरी पैकेज, इतना अच्छा कंपनी में छोड़ के अब रांची जैसा शहर में आ रहा, तो वो नाराज़ थे। और वो बिहार से हैं तो बिहार वाला थोड़ा कल्चर है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, किस कंपनी में? एयरटेल में। तो वो उनको बोलना ज़्यादा अच्छा लगता था कि एक कंपनी का स्टार्टअप किया उससे। लेकिन हम लोग लगे रहे और उसमें शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में काफ़ी कंपटीशन था रांची में। तब फिर हम लोगों ने धीरे धीरे आउटर में फोकस किया। जैसे हम लोग फिर गुमला विज़िट करने लगे तो उधर से काम आने लगा, लोहरदगा विज़िट किए तो उस एरिया में तो मैक्सिमम स्कूल के वेबसाइट बने ही नहीं थे, लेकिन अभी आप खोल के देखिएगा गूगल पे तो मैक्सिमम स्कूल के वेबसाइट अभी बने हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का काम
बढ़ता गया। अच्छा, जैसे ट्राइबल्स की बात है कि आप भी आदिवासी हैं, तो होता है कि ट्राइबल यूथ स्टार्टअप में थोड़ा सा पीछे है, हमारे मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनसे पीछे है, इसकी क्या वजह है और ट्राइबल उसको क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली इसकी वजह है कि एक फाइनेंशियली भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग थोड़े वीक होते हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट एकदम ना के बराबर होता है। से मेरे फादर तो गवर्नमेंट जॉब में थे वो खुद, तो वो थोड़ा सपोर्ट किए, हालांकि थोड़ा नाराज़ थे लेकिन सपोर्ट किए, इसीलिए हम लोग कर पाए। जो पेरेंट्स का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत आपको सपोर्ट मिला पेरेंट का? आपको तो नहीं सर, मिला शुरू नहीं, में, पेरेंट्स का नहीं तो मिला। आपने फिर कैसे मैनेज किया सर ये सब कुछ? जब मैं टीवी में आया था सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं टीवी में आया तो मेरी मम्मी बोली कि अब तो पड़ोसी नहीं जानते, तो अब पड़ोसी भी जानने लगे कबाड़ी का काम करते हो। तो कन्विंस हुए सर, जब अच्छा खासा थोड़ा सा देखे कि भाई ऑफिस अच्छा खोल लिया, अच्छा मतलब काम चल रहा है, तो पेरेंट्स सब खुश है सर। फिर शादी वादी जब हुई तो क्या? शादी अच्छा हुआ सर, लड़की भी अच्छी मिली, शादी भी अच्छा हुआ। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि कबाड़ी का काम करते हो? नहीं सर, अब चेंज हो गया ना, माइंड में चेंज कर दिया सर, ठीक उनका है। चेंज कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि जैसे जो स्टार्टअप्स हैं, चूँकि आप भी मेल हैं, आप भी मेल हैं, कई सारी फीमेल्स हैं इस देश में जिनका काफ़ी नाम है, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर हैं, जिनकी चर्चा होती है। जो हम जैसे राज्य हैं, झारखंड जहाँ छोटा है, जहाँ के पैसा कम है, आबादी अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई है, यहाँ पे महिलाएं कितना compete कर पाती हैं मेल्स से स्टार्टअप के मामले? महिला का देखा जाए सर, कुछ तो हमारा जो पुराना सोच है ना, तो उनका थॉट थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं है सर। अब मैं अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जितनी महिला होती है ना, मतलब ज़्यादा पूजा पाठ करती है सर, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है। इतना गॉड को मानो, मैं ये नहीं दिक्कत है, लेकिन दिन भर आप 2 घंटा पूजा करो, ये करो और वो करो, ये सब में थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड काम को लेके नहीं कर पाती है। और अगर टाइम देखा जाने कि 9 to 6 आपको जॉब करना है या कुछ स्टार्टअप करना है, तो लगन जो होता है ना, वो चीज़ नहीं कर पाती है लेडी सर, पुरुषों के मुकाबले। हाँ, पुरुष के मुकाबले, कि मेरे को ये चीज़ करना है तो मुझे करना है, थोड़ा सा पुराना सोचती हैं वो लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे महिलाएं, मैं एग्री हूँ शुभम जी से, और महिलाओं में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम लोग को इंस्टेंटली कहीं भी विजिट करना रहा तो हम लोग एकदम आसानी से जा सकते हैं। वो तो थोड़ी परेशानी है भाई, वो सारी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है महिलाओं को। नहीं, तो प्लान करने में कहाँ दिक्कत है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आप प्लान करते हैं कि हमें कबाड़ी.com खोलना है, या मैंने प्लान किया कि मुझे एक सब्जी वाला .org सर खोलना ऐसा है कि फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। सपोज उनके हस्बैंड कैसे मिलते हैं कि हस्बैंड को कन्विंस कर पाए कि नहीं, सास ससुर को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, और छोटा बच्चा भी होता है तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इस कारण थोड़ा मुझे लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अच्छा, एक सवाल मैं ये लेना चाहता हूँ, जैसे जब कोई बच्चा पढ़ता है, जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो किसी आर्ट्स या साइंस के किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो, तो जब बच्चे जब ग्रेजुएट होने लगते हैं, उस वक्त से उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे अपने आप को फोकस करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए ताकि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो ठीक? सर ग्रेजुएशन से पहले से ही सोचना चाहिए सर। कब से सोचना चाहिए? 12th से ही सोचना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है उसको, या अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस का पढ़ाई करो, अगर आईटी में जाना है तो आईटी का पढ़ाई करना चाहिए, पहले से ही सोचना चाहिए, क्योंकि पहले गाइड बहुत जरूरी है सर कि हमको किस फील्ड में जाना है। अगर बिजनेस में जाना है तो बिजनेस का मास्टर हो जाइए, कि फाइनेंस में जाना है तो इसमें मास्टर हो जाइए, आईटी में जाना है तो आईटी में आ जाइए। ये सब चीज़ 12th से ही डिसाइड करना चाहिए सर। अच्छा, जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया, तो उनकी सोच का स्तर कैसा है जो झारखंड के बच्चे हैं? झारखंड के बच्चे सर एक्चुअली में यहाँ तो रोजगार बहुत कम है सर। अगर हम लोग किसी जॉब के लिए 10 से 15 हज़ार के लिए जॉब के लिए वैकेंसी निकालते हैं, अगर 2 एम्प्लॉय के लिए, तो लगता है मुझे 30 से 40 आते हैं इंटरव्यू के लिए, इतना बेरोजगार है सर। और बच्चे को जानकारी है, जितना भी आते हैं हमारे एम्प्लॉय हैं तो उनको उनके हिसाब से काम हम लोग बांट देते हैं। अगर वो आईटी सेक्टर से है तो उनको एक्सेल में सारा वर्क दे देते हैं, और कोई मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के थ्रू देते हैं। काम में सब अच्छे काम करते हैं सर, काम कमाए लोग हैं यहाँ काम करने के लिए लोग हैं सर यहाँ पे, अच्छे सोच वाले हैं, ईमानदार भी हैं, ऑनेस्टी भी हैं, ये भी चीज़ है सर। अच्छा, एक होता है कि नहीं, ठीक है, पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिला फिनेंशियल, अगर तो कई सारी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें फिनेंशियली सपोर्ट मिलता है और आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, क्या ऐसा मिल पाता है, कैसे सब कुछ होता है? देखिए, अगर देखें तो झारखंड का भी स्टार्टअप का बहुत सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ से भी फंड लेके लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी स्टार्ट करने के लिए उनके पास थोड़ा फंड तो होना चाहिए, ताकि वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड कर सके या एक छोटा ऑफिस ले सके
इसके लिए खुद से थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कोई एक अनजान सा आदमी, जैसे मैंने मान ली MBA कर लिया, मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टार्टअप करूँ, और वो आपके पास आता है, मैं आपसे पूछूंगी मुझे करना है सर, मुझे कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा आपका एक्सपर्टीज़, आप क्या कर सकते हैं, आपके बारे में डिटेल लूँगा, तो फिर मैं आपकी एक्सपर्टीज़ जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सलाह दूंगा। ठीक है। फिनेंशियल जो बर्डन है वो कैसे ठीक देखिए होता सर, किसी भी बैंक में लोन लेने जाएंगे ना, लोन मिलता नहीं है सर, बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। कितना भी स्कीम आए गवर्नमेंट का या उनका कहना है कि आप मॉर्गेज क्या देंगे। सपोज मेरा घर गुमला चैनपुर में है, ठीक है, मुझे रांची में लोन लेना है, तो बैंक वाला कहता है कि आप गुमला चैनपुर में जाइए क्योंकि आपका घर वहाँ पे है। तो बैंक वाला को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है सर, क्योंकि उनको मॉर्गेज का दिक्कत होता है सर। तो अब मेरा घर चैनपुर है, मुझे रांची में बिजनेस करना है क्योंकि शहर मेरा रांची ही है, तो मेरे पास यहाँ पे घर नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है सर लोन। ये दिक्कतें हैं लोन लेने में स्कीम के लिए। यस सर। तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे पार्टनरशिप का जो व्यवसाय होता है, जैसे 4-5 लोग मिलके पार्टनरशिप में एक कंपनी बनी, 3-4 लोग डायरेक्टर हैं और फिर हमने कंपनी खोल दी, पार्टनरशिप का बिजनेस कितना फ्रूटफुल है? मुझे नहीं लगता कि पार्टनरशिप का सबका अंडरस्टैंडिंग अगर पांचों पार्टनर्स का मिलता हो तो ही सक्सेस करेगा सर। बिकॉज एक पार्टनर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, एक पार्टनर कम हार्ड वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग अगर पांचों का अगर मिलके कंपनी बनाना है तो पांचों का अंडरस्टैंडिंग मिलना जरूरी है, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा सर। अच्छा, एक सवाल ये आप दोनों लोगों से कि आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए किसी स्टार्टअप के लिए? आइडियल कंडीशन से मुझे करना है तो एक आदर्श की नहीं, ये तो करना, ये एक फार्मूला अगर हम मैं पूछूं कि आपने अपना एक सक्सेसफुल मॉडल शुरू किया है, क्या फार्मूला होना चाहिए, क्या आदर्श स्थिति क्या है? सर, किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टार्टअप खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले तो नॉलेज चाहिए। अगर YouTube में आप वीडियो देखें, हज़ारों वीडियो मिल जाएगा, ये नहीं भाई मैं चाय बेचूंगा, मैं कबाड़ी चुनूंगा, मैं फलना करूंगा, ये करूंगा, उससे नहीं होता था। आपको देखना होगा चाहिए कि कस्टमर का नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। जैसे आप रांची में रह रहे हैं तो रांची में क्या नीड है लोगों का, जिन्हें इन्होंने बताया बैजनाथ जी की सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे स्टॉल, छोटे छोटे स्कूल हो गए, ईटा भट्टा हो गया वगैरह, कोई ये लोग सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कस्टमर का नीड क्या है, उनके ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे स्टार्टअप प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी ये स्टार्टअप ग्रो हो पाएगा सर। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अभी पिछले 3-4-5 दिनों में एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, पटना की एक लड़की जिन्होंने पढ़ाई करके BHU से और चाय की दुकान खोली है पटना वीमेंस कॉलेज के बाहर, और इस तरह के बहुत असाधारण प्रयोग लड़के कर रहे हैं नए ज़माने के। बहुत ज़्यादा। आप लोग जब पढ़ते थे, क्योंकि हालांकि आप लोग भी इसी मतलब हाल के बच्चे हैं, और हम लोग कहेंगे हम लोग कुछ उससे पहले हम लोगों ने पढ़ाई की, हमसे पहले कुछ और लोगों ने पढ़ाई की, फिर भी ज़माना तो लगातार बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो पहले की पढ़ाई के तरीके में, सोचने के तरीके में, आज के बच्चों की पढ़ाई और सोचने के तरीके में, इसमें कितना फ़र्क आप लोग को महसूस होता है? अब तो डिजिटल हो गया सर सारा पढ़ाई, और हम लोग जो पढ़ते थे बुक में पढ़ते थे तो थोड़ा तो चेंज हुआ है सर। हम लोग जितना, अब मेरे फादर जो इतना पेरेंट्स स्ट्रगल किए हैं सर, हम लोग नहीं कर पाए, और जो हम लोग किए अब के यूथ मुझे नहीं लगता उतना स्ट्रगल कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता। मैं अपना एक्सपीरियंस में बता सकता हूं। आपके तो जितने बच्चे होंगे वो तो आधा से ज़्यादा टाइम तो मोबाइल में ही पढ़ते हैं। जो कई बच्चे तो मोबाइल में वीडियो गेम्स वगैरह बना रहे हैं, स्टार्टअप उनका उसमें चल रहा है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा बीटेक किया और बचपन से मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता था, मतलब वीडियो गेम खेलता था, और वह वीडियो गेम्स बनाता है जर्मनी में रह के, और जिसकी उसने पढ़ाई की उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी जो रुचि थी उससे उसने फ़ायदा उठाया। तो जो रुचि होती है लोगों की, वो कितना इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस को या आपके सोचने के तरीके को? हाँ, अगर जिस चीज़ में रुचि है सर, केवल टाइम वेस्ट करना, केवल मोबाइल में देना, केवल रुचि वो चीज़ नहीं होता है। प्ले भी, खेलना भी जरूरी है सर, हेल्थ के लिए सब चीज़ जरूरी है, खेलना भी चाहिए, मोबाइल भी देखना चाहिए, तो वो चीज़ जरूरी है सर। ठीक है। और लोगों का, पेरेंट्स का भी सोच बदल गया है सर। अगर पेरेंट्स को थोड़ा बच्चा को स्ट्रगल कराना चाहिए सर। कोई बच्चा थोड़ा सा धूप आया तो मम्मी पापा बड़ा दुलार प्यार इतना लाड करने लगता है कि बच्चा को स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं देते। अगर मेरे थॉट से कोई बच्चा आया थोड़ा सा एकदम इतना दुलार लाड प्यार होता है सर, थोड़ा सा बच्चा को जब तक आप थोड़ा सा कठिनाई नहीं देंगे तो बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सर। चलिए, हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो युवाओं को, कुछ संदेश देना चाहते हो तो प्लीज़ कहिए। हाँ, मैं युवाओं को जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बिजनेस स्टार्टअप करे उनके लिए पूरा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए।
ये नहीं कि भाई ऐसा 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 यूट्यूब में देखे चार्ज अप हो गए। तो उनको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के भाई स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहिए। या तो फिर कहीं से लोन लेंगे, या तो आप लॉस हो जाएंगे, या कंपनी आपकी डूब जाएगी। तो पहले स्टेप बाय स्टेप करें, खड़ा करें, फिर बड़ा करें। बस आप वैद्यनाथ जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिससे भी रिलेटेड, पहले वो लोग मार्केट को समझे, कंज्यूमर को समझे, देन फिर अपना स्टार्टअप को वो लोग आगे बढ़ाएं, तब जाके सक्सेस, तब जाके वो सक्सेस करेंगे। चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी सोच रहे हैं स्टार्टअप्स का, तो आप सोचिए और अच्छे से उस पर काम करके अपने स्टार्टअप को लागू करिए, तो आपका मॉडल भी जो है सक्सेसफुल होगा। और मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।